हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोकस क्लास ऑफ साइंस। मेरा नाम है मुकेश और हम पढ़ रहे थे अल्टरनेटिव करंट। इसकी सीरीज स्टार्ट की जिसका पार्ट सेकंड जो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट वन जो है वो क्लियर किया था, जिसके अंदर हमने एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बारे में डिराइव एंड क्वेश्चंस किए थे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम फेजर डायग्राम्स और इसके अलावा तीनों टाइप के जो सर्किट्स होते हैं, दैट इज प्योर रजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव। साथ के साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले ही समझते हैं कि फेजर डायग्राम बेसिकली होता क्या चीज़ है। ठीक है, हम यहाँ पे जो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं ना, वो लेके आ रहे हैं अबाउट फेजर डायग्राम या फेजर वर्ड। इस फेजर वर्ड का क्या मतलब होता है इसके बारे में समझते हैं। तो ये बताता है बेसिकली एक वेक्टर, जैसे कौन कौन से वेक्टर ले सकते हैं, या फिर लाइक वोल्टेज वेक्टर या फिर करंट वेक्टर, दैट इज कैपेबल, एक ऐसा वेक्टर जो कैपेबल हो ऑफ रोटेटिंग। और कहाँ पे रोटेट करना चाहिए, अबाउट द ओरिजिन। और ओरिजिन हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं ओमेगा को। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये किस तरीके से डिराइव होता है। जैसे हम एक डायग्राम से समझे कि मैं आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर एक वेक्टर जो है वो शो करके दिखा रहा हूँ, जहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन आपको यहाँ पे क्लियर होगी। जैसे एक रोटेटिंग वेक्टर है सर्कुलर पार्ट में, जिसमें आपकी वैल्यू जो है ना वो चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, इन द सेंस ये समझ लीजिए कि लाइक जैसे ये आपकी फर्स्ट यहाँ पे एक वेक्टर है जो ओरिजिन से यहाँ से स्टार्ट हुआ और 30 डिग्री तक गया। उसके अलावा लाइक जैसे ये लिख सकते हैं, जैसे कोई वेक्टर जो है वो 60 डिग्री तक क्या हुआ, रोटेट हुआ, या जैसे 90 डिग्री तक रोटेट हुआ, या उसके आगे ले सकते हैं लाइक जैसे 120 डिग्री तक भी रोटेट हो सकता है आपका ये वेक्टर। ये जैसे मैंने वेक्टर 120 डिग्री रोटेट किया, या फिर लाइक 150 डिग्री रोटेट हो जाए ये। मतलब अबाउट इट्स ओरिजिन जो है ना, ये आपका क्या हो रहा है, वेक्टर रोटेट हो रहा है यहाँ पे 180, उसके बाद में 210, 240 डिग्री, फिर 270 डिग्री, इधर 300 डिग्री। ये आपका वेक्टर जो है ना, ये क्या हो रहा है, अबाउट इट्स ओरिजिन ये कॉन्स्टेंटली रोटेट हो रहा है 330, एंड देन वापस ओरिजिन पे आके कहाँ पे 360 डिग्री पे। ये मतलब एक इसने क्लॉकवाइज पार्ट के अंदर या एंटी क्लॉकवाइज पार्ट के अंदर अपना एक रोटेशन स्टार्ट किया है। तो जब ये रोटेशन करता है ना, तब उस केस के अंदर उस वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज नोन एज अ फेजर डायग्राम। जैसे अगर मैं ये जो मैंने रेड सर्कल किया है, इसको हम इंडिकेट कर देते हैं कि आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस के अंदर जो करंट होगी ना, जिसका मैग्नीट्यूड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से क्या होता है, कम होता है। मतलब करंट का मैग्नीट्यूड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से कम रहेगा। तो इसका मतलब है कि एक और वेक्टर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एक दूसरा वेक्टर डिफाइन करता हूँ जो करंट के वेक्टर को बताता है। ये वाला जो आपका ये स्मॉलर जो सर्कल है ना, ये किसको बता रहा है, आपके करंट के वेक्टर को बता रहा है कि जैसे जैसे आपका वोल्टेज का वेक्टर चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपका ये करंट का वेक्टर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अबाउट इट्स ओरिजिन का चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फेजर डायग्राम। इसके साथ साथ में हम यहाँ पे, अच्छा इसमें दो चीज और क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो लेंथ ऑफ एरो होगा ना, मैं यहाँ नीचे मेंशन कर देता हूँ। ये जो लेंथ ऑफ एरो जो होगा, ये किस चीज को शो करेगा, लाइक जैसे ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ ऑफ एरो ये ड्रॉ किया ना मैंने, ये किस चीज को शो करेगा, तो ये आपके शो करेगा अ पीक वैल्यू को। मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे आ रहा है ये। और उसके साथ में एक प्रोजेक्शन आता है। अब प्रोजेक्शन कहाँ बनता है, प्रोजेक्शन बनता है आपके वाई एक्सिस के ऊपर। तो प्रोजेक्शन जो होगा ना, वो आपकी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिफाइन करेगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब आपका v और i, इनके एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन होगी। तो ये तो हो गया फेजर डायग्राम। इसके साथ के साथ हमें ना इसका वेव डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसी सेम एक्सिस के ऊपर मैं एक वेव डायग्राम जो है ना वो बता रहा हूँ, जिसके साथ में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बनाना कैसे। ठीक है, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ये अबाउट इट्स ओरिजिन हो गया। अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखो, ये यहाँ पे इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक ग्राफ जो है ना, ये कुछ ऐसा बनेगा जो वोल्टेज का होगा। और ये वोल्टेज का ग्राफ जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, फर्स्ट पार्ट ये हो गया जहाँ पे जीरो से कहाँ तक ये ट्रेवल कर रहा है। ये जो इसका पार्ट होगा ये होता है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई। फिर उसके बाद में पाई मतलब 180 डिग्री पे वापस जीरो हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो यही पार्ट आपका जो है वो अगले वाले पार्ट के लिए इस तरीके से हो जाएगा। ये
एंड इस केस के अंदर इसकी वैल्यू आपकी लाइक जैसे 3 पाई बाई 2 270 पे माइनस में हो गई। अगर आप देखिए ये वैल्यू जो 270 पे है ये आपकी क्या हो गई, माइनस पे हो गई इस तरीके से, और 2 पाई पे वापस क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। ये इस तरीके से आपका क्या होगा, वोल्टेज का जो रोटेटिंग वेक्टर है ना, ये जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे साइनोसॉइडल फॉर्म में ये कन्वर्ट होता रहेगा। मतलब ये आपका कैसे भी आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये मैंने आपका किसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये अब मैंने रिप्रेजेंट किया है वोल्टेज वेक्टर को, जो साइनोसॉइडल फॉर्म के अंदर हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसके साथ साथ में अगर आप यहाँ पे करंट का देखें ना, तो करंट की भी हाईएस्ट वैल्यू ये वाली आ रही, तो इसका भी एक मैं वेक्टर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये इसकी फर्स्ट वेक्टर बन गई हाईएस्ट के साथ में, ये इसका, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इस वेक्टर को जो है ना वो डिफाइन कर सकते हो। यहाँ से क्लियर भी हो रहा है कि जो करंट का मैं, ये आपका वोल्टेज, ये तो किसकी वैल्यू मिल गई, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो हर जगह क्या हो रहा है, ये आपका फेज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है ना, वो आता है कि इसकी इक्वेशन के साथ में इसको कैसे डिराइव करना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका साइनसोइडल वर्क एसी होता है, उसका जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा उसका फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बट जो करंट है ना, उसका फेजर डिफरेंस या फेज डिफरेंस जो थोड़ा सा अलग होगा कंपेयर टू वोल्टेज, और वो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड प्लस फाई। अभी जो फाई है ना, ये आपको बताता है किसको, इसके फेज डिफरेंस को बताता है कि जो करंट और वोल्टेज जो है ना वो कितना आगे पीछे हो रहे हैं उसमें। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो दो पॉइंट आपको इसके अंदर क्लियर करना है। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये तो हमारा किसका हो जाता है, फेजर डायग्राम के रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके अंदर आप कितने टाइप के सर्किट डिस्कस मतलब पढ़ते हैं ये। तो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक तो दैट इज अ प्योर रजिस्टिव, जिसके अंदर एसी सोर्स के साथ हम क्या कनेक्ट करेंगे, एक रजिस्टर जोड़ेंगे और चेक करेंगे करंट जो है वो किस तरीके से डिफरेंट होती है कंपेयर टू वोल्टेज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक वायर लिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर, और इसको किससे कनेक्ट किया मैंने, एक एसी सोर्स के साथ में। एसी सोर्स मतलब कितना, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स एंड एक पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट होगा, और ये पोटेंशियल किसके इक्वल टू होगा, तो ये इक्वल टू होगा, अगर मैं इसके अंदर आप ना केवीएल अप्लाई करें यहाँ पर, तो दैट V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर, मतलब आई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, V अपॉन आर हो जाएगी। चलिए V कितना है हमारे पास में, दैट इज अ वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड डिवाइड बाई आर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये जो वी नॉट अपॉन आर मिला है ना, ये एक सिचुएशन मिल गई जो हमें बताती है किसके रिजल्ट को, आप पीक वैल्यू ऑफ करंट, जो कि फॉर्मूला बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सेम ही है। तो यहाँ से हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप दोनों इक्वेशन को चेक करें ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये जो V का फेज डिफरेंस है वो ओमेगा टी है, और जो करंट का हमें फेज डिफरेंस मिला, फेज वैल्यू मिला, ये भी कितना मिला, ओमेगा टी मिला है। इसका मतलब इन दोनों के फेज डिफरेंस में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप इन दोनों का फेज डिफरेंस देखें तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी एंड दैट इज द जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा एक सेंस हुआ कि जो वोल्टेज और करंट है ना, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, दोनों के दोनों जो आपकी वैल्यूज है ना वो आपकी सेम फेज के अंदर है, और इसकी जो पीक वैल्यू होती है उसको हम किसे डिफाइन कर रहे हैं, आई नोट से। अच्छा, इसके साथ साथ में आप ये फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक जैसे अगर आपको आई आर एम एस निकालना है तो ये सेम फॉर्मूला वी आर एम एस अपॉन में क्या आ जाएगा, आर से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा प्योर रजिस्टिव सर्किट जिसके अंदर हमने एक्सप्रेशन देख लिया। अच्छा, अब इसके साथ साथ डिराइव करते हैं इसके फेजर डायग्राम को, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, अगला जो पोर्शन आएगा वो हमारा आएगा इसका फेजर डायग्राम। अब ये जो चीज़ है ना ये आपको समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से फेजर डायग्राम बनता है, एंड साथ के साथ किस तरीके से इसका वेव डायग्राम बनाता है। तो हम दोनों साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं दोनों डायग्राम्स को। तो सबसे पहले बनाते हैं फेजर डायग्राम, ये आपका वाई एक्सिस पे हो गया एंड साथ के साथ ये हमारा एक्स एक्सिस पे हो गया। इसमें जो वोल्टेज है ना उसकी वैल्यू आपको पहले से प्री डिफाइन है, जैसे कितनी है वोल्टेज की वैल्यू, तो ये हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। जिसका ये जो एरो होता है ना, लेंथ ऑफ एरो, ये किसको शो करती है, इसकी पीक वैल्यू को। और वाई एक्सिस पे जो ये वैल्यू होती है ना, ये किसको डिफाइन करती है, तो ये डिफाइन करती है इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, जो हमें पता भी कितना होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अच्छा,
कितना आ रहा है एक्स एक्सिस का, तो इसका डिफरेंस ओमेगा टी आ रहा है। अब पॉइंट आता है कि इसके अंदर करंट किधर बनाओगे, तो करंट जो है ना वो वोल्टेज के सेम फेज डिफरेंस, सेम फेज पे चलती है, मतलब इसी को जस्ट इसको फॉलो करेगी, बट मैग्नीट्यूड में जो होगी ना वो करंट इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। अच्छा, इसकी एरो दैट इज द पीक वैल्यू, और इसका जो इंस्टेंटेनियस होगा वो यहाँ पर होगा, ये इसको क्या बता रहा है, इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बता रहा है। तो ये तो डायग्राम हो गया फेजर। अब बात करते हैं इसी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, वेव डायग्राम के अंदर। तो वेव डायग्राम इसी के मैं साइमल्टेनियसली बना देता हूँ, दैट इज अ एक्स एक्सिस, और यहाँ मैंने ये ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस को, ठीक है। अब इसकी पीक वैल्यू कहाँ पर है, अगर आप वोल्टेज की पीक वैल्यू देखें तो ये यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि एक आपको वेव बनाना है जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करे, जिसकी पीक वैल्यू यहाँ तक मिल रही है। तो मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंड ये आपका जीरो से स्टार्ट हुआ, दैट इज द, दिस इज T/4 एंड दिस इज द T/2, एंड उसके आगे अगर बात करें तो ये आपकी इक्वेशन जो वेव फॉर्म है ये आगे भी कन्वर्ट होगी, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी बन गई 3T/2, 3T/4 एंड दिस इज द T। ये तो जो इक्वेशन आई है ना, ये इसकी पीक वैल्यू है, एंड इस इक्वेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सेम इस इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इसके करंट के साथ में। करंट की पीक वैल्यू कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो इनडायरेक्टली अब देखो सेम फेज में चल रहे हैं, तो दोनों का जो फेज वैल्यू होगा वो आपका सेम होगा, बट मैग्नीट्यूड में कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में कुछ इस तरीके से जो है, ये पहला आपका फेज बन जाएगा, दैट इज द करंट का ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा जो होगा वो इसी को फॉलो करेगा और इसी के साथ चलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में ये जो रिजल्ट बना है ना, ये रिजल्ट किसका आ गया, वेट, ठीक है। ये जो रिजल्ट आया, ये जो ब्लैक लाइन से मैंने शो किया, ये किसको शो कर रहा है, करंट को शो कर रहा है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। दोनों को दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, डिफरेंस जो आया वो उनके मैग्नीट्यूड में आया, दोनों की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो अलग अलग है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से, और यहाँ से हमें ये भी पता चल गया है कि जो वोल्टेज और जो करंट है ना वो दोनों सेम फेज में चलते हैं, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो क्या रहता है, डिफरेंट है, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम होगा। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो इसका सेकंड टाइप सर्किट है जिसको हम लेते हैं कौन सा वाला, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर क्या होगा कि हम एक कैपेसिटर जो है ना वो किससे कनेक्ट करेंगे, एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये एक एसी सोर्स के साथ मैंने कैपेसिटर जोड़ दिया, जिसका यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इधर वाले पॉइंट पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है, और एसी सोर्स जो है सप्लाई की वो कितनी है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब सिमिलर प्रोसेस इसके अंदर भी अप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, और केवीएल जब अप्लाई करेंगे तो जो इसका जो वोल्टेज होगा ना एसी सोर्स का वोल्ट, दैट वुड बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ कैपेसिटिव सर्किट अक्रॉस द एंड्स, और वो कितना मिलता है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी क्लियर है, कितना होता है, चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस। अब अच्छा, यहाँ से चार्ज की वैल्यू मिली है, क्यू इज इक्वल टू कितनी, सी वी। ये वी मतलब कौन सा, जो आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज गिवन है ये वाला, मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब फाइंड तो हमें करंट करना था, करंट इन द सेंस जो आपकी इंस्टेंटेनियस करंट है, तो आई इज इक्वल टू हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी क्यू बाई डी टी से। तो ये जो चार्ज की वैल्यू मिली ना, इसका हम क्या करते थे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सी और वी नॉट तो चलो कांस्टेंट है, साइन किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर, टाइम के रेस्पेक्ट में साइन ओमेगा टी का, ठीक है। चलिए इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सी वी नॉट, एंड साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट इज अ कॉस ओमेगा टी, एंड इसके साथ में जो ओमेगा है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर ये। तो हमारे पास कुछ रिजल्ट ऐसा मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक चीज और समझते हैं, ये जो सी और ये ओमेगा है ना, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि वी नॉट डिवाइड बाई 1/ओमेगा सी। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बिकॉज ये ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। बट ये जो एक्सप्रेशन है ना हमें कुछ एक रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। कैसा रिजल्ट, ये देखते हैं। तो ये रिजल्ट आएगा आई इज इक्वल टू, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज अ आई नॉट से, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन आपकी वोल्टेज की जो इक्वेशन है ना, ये किसकी फॉर्म में है,
साइनोसोडल में, तो हम करंट की इक्वेशन भी किस में लिख के आते हैं, साइनोसोडल में। तो कॉस को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, कॉस को कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले वो समझ ले। तो ये ध्यान रखिएगा कि साइन π/2 जो प्लस थीटा होता है ना, दैट इज द कॉस थीटा। इसका मतलब इस कॉस को आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं किस फॉर्म में, दैट इज अ साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और π/2 प्लस ओमेगा टी, एक ही बात होती है। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया और ये मेरी इक्वेशन मिल गई यहाँ से। अच्छा, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, किस किस को कंपेयर करना है, एक तो कंपेयर करते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को, और एक कंपेयर करते हैं i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि दैट फेज डिफरेंस इज अ π/2। और यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है, प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब जो करंट है ना, दैट इज अ आई लीड कर रही है। किसको लीड कर रही है, वोल्टेज को। कितने से लीड कर रही है, दैट इज अ 90 डिग्री से यहाँ पर लीड कर रही है। पहला पॉइंट तो हमारा ये मिल जाता है। अच्छा, अभी मैंने उस एक्सप्रेशन को चेंज किया था, किसको, दैट इज अ वी नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी। क्या लिखा था, इसको मैंने लिखा था आई नॉट। आई नॉट मतलब वी नॉट अपॉन में 1/ओमेगा सी, और ये जो 1/ओमेगा सी है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्सी। अच्छा, एक्सी क्या होगा, ये एक तरीके से रेजिस्टेंस ही होता है, जिसको कैपेसिटिव क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। मतलब दोनों सेम ही चीज होती है, कुछ अलग कुछ नहीं होता है। दैट इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्सी को, ठीक है, इसको मैं अलग से यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि एक्सी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, इट ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द 2πfc। और यहाँ से एक हमें रिजल्ट और मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्या, दैट एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी के। अच्छा, यहाँ से मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर मैं डीसी सोर्स की बात करूँ ना, कि ये कैपेसिटर जो है ना, ये डीसी सोर्स में क्यों नहीं लगता है, बिकॉज डीसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो, और फ्रीक्वेंसी जीरो हुई तो ये जो एक्सी की वैल्यू है ना, ये कितनी हो जाएगी, इन्फिनाइट। अच्छा, है क्या चीज, ये रेजिस्टेंस ही तो है ये, एक तरीके से ये क्या है, रिएक्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस ही है। और हम जानते हैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो करंट की वैल्यू इनडायरेक्टली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब करंट, अगर इसी की बात करें तो करंट कितनी फ्लो करेगी, जीरो करंट फ्लो करेगी। इसका मतलब डीसी सोर्स के अंदर कभी भी आप कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते हो। साथ साथ इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, फिर आते हैं हमारे इसके फेजर डायग्राम के अंदर, कि मैं अगर इसका ग्राफ बनाता हूँ किसके बीच में, एक्सी और ओमेगा के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, दैट इज अ इनवर्सली पैराबोलिक टाइप का इस तरीके कुछ ग्राफ बनेगा, जहां से ये पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे एक्सी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। चलिए, अब आते हैं वापस अपने पॉइंट पे कि हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी। अगर इनके फेजर डायग्राम बनाए, फेजर डायग्राम, और अगर मैं वेव डायग्राम बनाता हूँ, तो वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं उसको भी एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फेजर डायग्राम की बात करते हैं। दोनों इक्वेशंस में यहाँ लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू क्या मिला था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और i इज इक्वल टू क्या आया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का π/2। चलिए, फेजर डायग्राम देखते हैं। ये तो हो जाएगी आपकी y एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। हमारे पास में वोल्टेज का ऑलरेडी वैल्यू डिफाइन रहता है, हमने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली डिफाइन, दैट इज अ वोल्टेज। इसकी पीक वैल्यू वी नॉट हो जाएगी, और एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है ये, ओमेगा टी। अब इसमें करंट जो है ना, ये जो करंट है ना, ये लीड कर रही है कितने, 90 डिग्री से। इसका मतलब है कि करंट यहाँ से 90 डिग्री जो है ना, वो आपके आगे चलेगी। हाँ, हो सकता है मैग्नीट्यूड में कम हो। दिस इज द आई नॉट, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो जाएगी आई, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी। अब ये तो हमारे पास बन गया, और कितना डिफरेंस आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। ये तो बन गया फेजर डायग्राम, जो कि बहुत इजी हो गया अब हमारे लिए। अब बात करते हैं इसका वेव डायग्राम, इसी को आगे डिफाइन करते हैं वेव डायग्राम के साथ में। ठीक है, ये इस तरीके से। अब अगर आप चेक करें कि वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है ना, वो यहाँ पर है, इसका मतलब वोल्टेज जो होगी वो अभी भी कुछ इसी तरीके से बनेगी, साइनोसॉइडल। दैट इज द वोल्टेज का हो गया, जहाँ पे ये t/4 पे एंड ये हो गया t/2 पे। एंड इसका जो अगला पार्ट बनेगा वो भी कुछ इसी तरीके का बनेगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट बन गया, दैट इज अ t एंड 3t/4। यहाँ तक तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, आराम से समझ में आ रहा है कि ये आपकी क्या होती है, पीक वैल्यू। अब हम बात करते हैं करंट की। करंट जो है ना, वो लीड कर रही है। लीड का मतलब क्या हो रही है, ऑलरेडी वो स्टार्ट है, जहाँ पे वोल्टेज जीरो पे था ना, वहाँ करंट ऑलरेडी यहाँ पे मैक्सिमम पे जा चुकी है। मतलब आपका जो इसका डायग्राम स्टार्ट होगा ना, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से आपका पहला डायग्राम जो है वो स्टार्ट होगा। वेट,
ठीक है। ये फर्स्ट डायग्राम जो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में जो है ना ये आपकी साइनसोइडल फॉर्म में आपको से बनती हुई दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगला पार्ट ले तो कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, अगेन तो यहाँ से अगर देखें ना तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे मिल रही है आई नॉट, और ये दो इक्वेशन जो कौन कौन सी है, ये तो इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू कौन सी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो इक्वेशन है वो हमें बताती है किसको, करंट को, करंट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड प्लस का पाई बाय टू, जो कि डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि जो ये करंट है ना ये लीड कर रही है, कितना लीड कर रही है यहाँ से 90 डिग्री लीड कर रही है। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको पोर्शन क्लियर हो गया, दोनों डायग्राम के साथ में समझ में भी आ गया। फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम को मैंने साइमल्टेनियसली जो है ना वो आपको यहाँ पे डिफाइन करके बता दिया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया दूसरा टॉपिक जिसके अंदर हमने कैपेसिटिव सर्किट को डिस्कस किया। आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट जो स्लाइड है ना वो हमारी है किसके लिए, दैट इज अ प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, दैट इज अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, इसको समझते हैं कि ये क्या डिफाइन करता है। इसके अंदर हम एक इंडक्टिव कॉइल जो है ना कुछ इस तरीके से कि ये इंडक्टिव कॉइल है जिसका वैल्यू कितना है, इंडक्टेंस एल हेनरी है, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया हमने, एक एसी सोर्स के साथ में कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू कितनी है एसी सप्लाई की, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें भी करंट कितनी फ्लो कर रही है आई। अच्छा, ये ईएमआई वाले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका वोल्टेज होता है ना अक्रॉस द इंडक्टिव सर्किट वो कितना होता है, तो वो होता है E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी। मतलब ये जो बेसिकली आपकी इंडक्टर है ना, ये इंडक्टर है, दिस इज बिहेव एज अ बैटरी जिसका ईएमएफ कितना होता है ई होता है, और ई की वैल्यू हमने निकाली एल डी आई अपॉन में डी टी। चलिए इसमें अप्लाई करते हैं अगेन केवीएल, यहाँ से हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है कि अक्रॉस दी वोल्टेज होगा दैट वुड बी इक्वल टू किसके, इंडक्टिव ईएमएफ के, और इसकी वैल्यू कितनी मिलती है एल डी आई अपॉन डी टी। अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ डी टी को तो शिफ्ट करके, तो डी आई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, वी अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई डी टी। बोथ साइड इंटीग्रेट करें तो बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो रिजल्ट आएगा वी अपॉन, अच्छा वी की वैल्यू पुट करें 1/L, वी की वैल्यू कितनी है वी नॉट साइन ओमेगा टी डॉट में डी टी। चलिए इंटीग्रेट करते हैं इस पूरे रिजल्ट को, तो क्या आंसर आएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट कॉन्स्टेंट बाहर शिफ्ट हो जाएगा अपॉन में एल है ही, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे माइनस तो अंदर रहने दीजिए बट वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं और ये हो जाएगा माइनस का। अच्छा एक चीज आपको थोड़ा सा मैं बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट बता देता हूँ कि कॉस में जो माइनस थीटा होता है ना दैट इज द प्लस थीटा, मतलब अगर ये माइनस आप अगर अंदर शिफ्ट भी कर देना तो इसका वैसे कोई सेंस नहीं है। दूसरा साइन में अगर माइनस थीटा है ना तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी जो है ना वो आपको ये पता होनी चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, दैट इज अ कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो कॉस ओमेगा टी है ना दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ये मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, और इस माइनस को अगर मैं अंदर रिप्लेस कर दूं तो आई नॉट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आई था हमारा, दैट इज द मिस्टेक, यहाँ पे जो रिजल्ट है ये आपके आई को बता रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, अच्छा इस एक्सप्रेशन को अगेन कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई नॉट, ये साइन अंदर रिप्लेस हो जाएगा तो ये अंदर के साइन चेंज हो गए, क्या हो जाएंगे ओमेगा टी माइनस का पाई बाय टू। तो ये हमारे पास में एक रिजल्ट मिल गया, किसका रिजल्ट मिला, ये हमारे पास करंट का मिल गया। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले को भी अगर हम चेक करें ना तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि आई नॉट जो है वो हमने रिप्लेस किया किससे, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल से, अगेन अपॉन में ओमेगा एल है तो इसको हम एक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स इंटू एल। एक्सएल क्या चीज है ये, अब जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस था तो ये भी एक रेजिस्टेंस होगा जिसका नाम हम क्या रख देते हैं, दैट इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, पहले आते हैं इस इक्वेशन के साथ में। इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, माइनस का पाई बाय टू आ रहा है जो आपको ये बता रहा है कि जो करंट है ना इस बार वो लैग कर रही है। लैग का मतलब होता है पीछे है, यहाँ पे लैग बिहाइंड किससे है, लैग बिहाइंड बाय वोल्टेज, और कितनी है बाय फेज डिफरेंस
पाई/2। यहाँ पे करंट जो है ना वो वोल्टेज को लैग कर रही है, पीछे की तरफ है, यहाँ पे वोल्टेज ऑलरेडी यहाँ पे आगे की तरफ चल रहा है ये, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे क्लियर हो गई कि फेज डिफरेंस जो आया है वो इस केस के अंदर आया, ये भी पाई/2 आया बट लैगिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और साथ के साथ जो हमने ये रिजल्ट देखा था वो रिजल्ट कौन सा था हमारा, कि एक्सेल जो है ना उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमेगा एल से, और एक्सेल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई/एफ एल। और इस रिजल्ट को अगर चेक करें तो यहाँ से ये पता चलेगा कि एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से एक अपना हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा कि एक्सेल का जो ग्राफ बनेगा ना विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, वो कैसा ग्राफ बनेगा, एक सीधा ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा, चाहे फ्रीक्वेंसी ले लो और चाहे ओमेगा ले लो, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी लो, दोनों केस के अंदर आपका ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट जो है ना वो लैग करती है वोल्टेज से कितना, 90 डिग्री, ठीक है। ये तो चलो क्लियर हो गया। अब इसका फेजर डायग्राम से समझते हैं कि फेजर डायग्राम हमें इस चीज को और कैसे अच्छे से क्लियर करता है, ठीक है। आते हैं इसके लास्ट पार्ट के अंदर, दैट इज अ फेजर डायग्राम किसका, इंडक्टिव सर्किट का, और साथ का वेव डायग्राम भी देखते हैं। तो पहले फेजर डायग्राम देखिए, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, यहाँ पे वोल्टेज ऑलरेडी प्री डिफाइन है जो हमने किससे ले लिया, वी नॉट ले लिया, पीक वैल्यू है, और ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल गई वी, ठीक है। कितना एंगल चल रहा है, ओमेगा टी से। करंट जो है ना वो इससे 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे मतलब कुछ यहाँ पर ऐसे बनेगी, दैट इज अ करंट। ये कितनी है, 90 डिग्री मैंने जो है ना वो वोल्टेज से पीछे ले ली, इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी। और इसको अगर डायग्राम्स थोड़ा और चेंज करें तो ये इसका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये तो फेजर डायग्राम हो गया। वेव डायग्राम कैसे बनेगा, वेव डायग्राम भी साथ के साथ देख लेते हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके अंदर वोल्टेज जो है ना उसका वेव डायग्राम अगेन सेम ही बनेगा जो हमने पहले भी 2 बार बना चुके हैं। एक पार्ट ये हो गया एंड द सेकेंड पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है। आगे इसके साथ में हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि ये इसकी पीक वैल्यू हो गई, ये आपका t/4 हो जाएगा, दिस इज द t/2, 3t/4 एंड द t, ये हमने टाइम को शो कर दिया। अब जो करंट है ना वो आपकी लैग कर रही है, लैग करने का मतलब है कि ये एक्चुअल में यहाँ से पीछे से स्टार्ट हो रही है। जब आपका वोल्टेज जीरो था तो करंट ऑलरेडी नेगेटिव थी, और जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया ना तो करंट उस केस के अंदर जीरो आ रही है। मतलब ये ग्राफ फर्स्ट पार्ट आपका कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। उसके बाद में अगेन ये आपका प्रोसीजर चलता रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट हो गया एंड ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया ये। तो यहाँ से ये जो ब्लैक लाइन जो मैंने शो की ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई/2। और ये जो रेड जो शो किया ये किसको शो कर रहा है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो दोनों के साथ में ये क्लियर होगा कि आपको फेजर डायग्राम कैसे बनाना है और किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज आपको बहुत इजीली क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा ये हो गया थ्योरी पार्ट जिसके अंदर हमने तीनों टाइप के सर्किट्स डिस्कस किए। अब कुछ न्यूमेरिकल्स जो है ना वो साथ के साथ ले लेते हैं इन क्वेश्चन के साथ में। जैसे बहुत इजी न्यूमेरिकल बनते हैं इस टॉपिक से, कि जैसे आपका एक एसी सर्किट है, मैं जैसे कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक एसी सर्किट है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफेराड, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना वो दे रखी है 1000 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ये एफ है या ओमेगा, पहले आपको ये बताना है। तो ये ध्यान रखिए, रेडियन अगर पर सेकेंड है ना तो ये ओमेगा में, और अगर ये हर्ट्ज में होता तो उसको अपन एफ कंसीडर करते। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्सी की वैल्यू बताइए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि एक्सी इज इक्वल टू कितना होता है 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा की वैल्यू है 1000 और सी की वैल्यू है 1 माइक्रोफेराडे। इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10 की पावर +3 ओम। अच्छा, ये एक्सी आपका एज ए रेजिस्टेंस ही है जिसको हम बोल रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यूनिट इसकी भी क्या होगी, ओम होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा ही, कुछ सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं कि अगर सी इज इक्वल टू कितना है 5 माइक्रोफेराडे, इस केस के अंदर अपन एक्सी की वैल्यू रख लेते हैं कितनी 1/1000 ओम ले लेते हैं। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका मतलब कैलकुलेटिव हो जाएगा, बिकॉज पहले आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा कि एक्सी इज इक्वल टू कितना होता है 1/ओमेगा सी होता है। तो एक्सी की वैल्यू हो जाएगी, अगर इसमें पहले हम क्या निकाले
ओमेगा की वैल्यू अगर डिफाइन करते हैं तो वो कितना आएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपेसिटी रिएक्टेंस मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटेंस। इसकी वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन 1000 और ये दे रखा 5 माइक्रोफेराडे, 5 इंटू 10 की पावर -6। अगर पूरा इसको कैलकुलेट करें दैट वी विल गेट, ये कैंसिल आउट होके 200 टाइम, तो दिस इज अ 200 इंटू 10 की पावर +6 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आंसर मिला ये हमें किस में मिला है, दैट इज अ रेडियन पर सेकंड में। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन में 2 पाई, मतलब ये जो 200 इंटू 10 की पावर 6 आया डिवाइड बाई 2 पाई, एंड कैलकुलेट करने पे आ रहा है 100 अपॉन में पाई। अच्छा 10 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, मेगा। तो जो आपका आंसर है ना, कई बार आपको इस फॉर्म में मिलेगा, दैट 100 अपॉन पाई मेगा हर्ट्ज की फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन इजी था बट ये कि हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ठीक है, अच्छा एक और इसके अंदर अगला क्वेश्चन पिक करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे ले लेता हूँ मैं कि आपके पास में प्योर कैपेसिटी सर्किट है और उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है ना वो मैं डबल कर रहा हूँ। प्योर कैपेसिटी सर्किट है, फ्रीक्वेंसी को कितना कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। तब उस केस के अंदर इसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। अभी हमने देखा भी था कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, फ्रीक्वेंसी के। अगर आप इसको डबल कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो, 2 टाइम कर रहे हो, तो जो एक्सी है ना दैट बिकम 1/2 टाइम हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। जो कैपेसिटिव आपका रिएक्टेंस है ना वो आपका हाफ हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत इजीली क्लियर हुआ। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जाए लग जैसे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का ही, कि आपका रिएक्टेंस ऑफ कॉइल गिवन है क्वेश्चन में। रिएक्टेंस ऑफ कॉइल जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ कितना, 20 ओम। ठीक है, एंड इंडक्टेंस जो है ना वो दे रखा है 50 मिली हेनरी। क्वेश्चन में पूछा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, मतलब इस बार आपको इंडक्टिव सर्किट ऐड किया है, मतलब एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा एल। आपको फाइंड क्या करना, ओमेगा। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा कि एक्सएल को किससे डिवाइड कर दो, इसके इंडक्टेंस से, मतलब दैट इज अ 20 ओम डिवाइड बाई 50 मिली हेनरी। क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज अ 2/5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, जो कि कितना हो जाएगा 400 रेडियन पर सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इजी था ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक जैसे इस बार थोड़ा सा इक्वेशन बेस कर लेते हैं कि v इज इक्वल टू आपको दे रखा है 200, इसको कॉस में रख लेता हूँ। ठीक है, 200 कॉस 314t। ठीक है, और i जो है ना वो मैंने दे दिया जैसे आपको साइन 314t प्लस π/4। इसका एक फेजर डायग्राम बनाना है आपको। तो पहले तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि जो v है ना, ये अगर आपकी करंट आपकी साइनसोइडल में है तो इसको भी हम साइन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 200 आइडेंटिटी अभी मैंने आपको बताई भी थी कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है ना वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आप इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, साइन 314t और प्लस में क्या कर दो 90 डिग्री हो गया। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करो, दोनों के फेज डिफरेंस को कंपेयर करूं कि मैं किस किस का लेता हूं, यहाँ पे लेता हूं वोल्टेज का और करंट का, तो कितना आंसर आएगा कि 314t प्लस में 90 डिग्री था, माइनस 314t माइनस का π/4 था। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आंसर आएगा π/4 मतलब 45 डिग्री। मतलब वोल्टेज जो है ना वो यहाँ पे लीड कर रही है, कितने से लीड कर रही है करंट को, ये लीड कर रही है π/4 से लीड कर रही है। तो आप इसका डायग्राम बना सकते हो क्या, डायग्राम कैसे बन जाएगा कि अगर आपका कि वोल्टेज जो है ना, अगर करंट यहाँ पर है ना तो वोल्टेज इससे कितना आगे है, दैट इज अ 45 डिग्री जो है ना वो वोल्टेज करंट से क्या है, आगे की तरफ बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फेजर डायग्राम के साथ में शो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन पिक करें, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इस बार आपको एल जो दे रखा है, शॉर्ट में लिख देता हूँ 0.1 हेनरी, और जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन है वो है 100 साइन 100t दे रखी है। आपको इसके अंदर क्या बताना है कि इक्वेशन ऑफ करंट बताइए कितनी होगी। अच्छा इक्वेशन ऑफ करंट कैसे निकालते हैं, तो ये हमें पता है कि इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, साथ के साथ साइन ओमेगा टी चाहिए। अच्छा इंडक्टिव सर्किट है तो एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर और हो जानी चाहिए कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो करंट होती है ना वो वोल्टेज को लैग करती है कितने से, 90 डिग्री से। इसका मतलब इक्वेशन होगी ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, पीक वैल्यू निकाल ले, दैट वी नॉट अपॉन में क्या होता है एक्सएल। तो वी नॉट अपॉन में एक्सएल मतलब ओमेगा इंटू एल। वी नॉट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, दिस इज द वी नॉट, और ये जो 100 है ये आपका क्या है
ओमेगा, तो ओमेगा इंटू एल की वैल्यू 0.1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई नॉट कितना आ जाएगा 10 एम्पीयर आ गया, ठीक है, आई नॉट की वैल्यू आ गई। अब आप इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, तो जब इक्वेशन में पुट करोगे तो आई इज इक्वल टू 10 साइन दैट 100t माइनस पाई बाई 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, लाइक जैसे माइनस अगर आप कॉमन लेके बाहर शिफ्ट करो तो इट बिकम माइनस का 10 पाई बाई 2 माइनस कॉस टी। तो कई बार आप ये इक्वेशन जो है ना कॉस में भी लिखी जाती है, लाइक जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, -10 कॉस 100t। तो ये भी एक आंसर इसका क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो दोनों आंसर पॉसिबल है, साइन की फॉर्म में भी और कॉस की फॉर्म में, दोनों आंसर यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। आई होप आपको क्वेश्चंस जितने भी थे क्लियर हुए। बहुत इजी टॉपिक था ये वाला, बट हमने इस तीनों चारों टॉपिक को एक साथ में डिस्कस किया है। एंड अगली जो वीडियोज है उस वीडियो के अंदर हम जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज अ एलसीआर सर्किट। अच्छा, इसके साथ साथ में एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा। लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे छोड़ा था, उस क्वेश्चन को भी आज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और जो था लास्ट क्लास का उसको लेते हैं, दैट इज वो क्या था, दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट टी अपॉन में टाउ। और आपको क्या निकालना था, आरएमएस वैल्यू निकाली थी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके और टी इज इक्वल टू टाउ तक निकालनी थी, ठीक है। कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे, दैट आई जो भी वैल्यू आएगी उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, मतलब आई एवरेज का स्क्वायर निकालेंगे, एंड देन उसके बाद में उसका क्या कर देंगे, रूट वैल्यू कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं आई स्क्वायर कितना, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, फॉर जीरो टू टाई, और आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में टाउ स्क्वायर डॉट में डी टी। ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर बाहर शिफ्ट हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, दैट इज अ टी क्यू बाई 3, लिमिट जीरो से कितनी टाउ हो जाएगी। तो एवरेज का स्क्वायर कितना आएगा, एवरेज का स्क्वायर आएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर, दैट इज अ, अच्छा लिमिट आपकी यहाँ पे टाउ थी, तो टाउ का क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, ये पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, रिजल्ट आएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में टाउ मल्टीप्लाई में टाउ डिवाइड बाई 3। अच्छा, अब आरएमएस अगर हम निकाले तो हमें इस वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, मतलब आई नॉट स्क्वायर टाउ बाई 3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, आई नॉट इंटू में रूट टाउ बाई 3। दिस इज द आरएमएस वैल्यू जो आपको क्या करनी थी इसके अंदर डिफाइन करनी। तो आंसर कई बार इसी तरीके फॉर्म में आएगा, मतलब एक तरीके से पूरा पूरा आपने क्या करना होता है, डिराइव करना होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर, तब तक आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंप्लीट रखिएगा, एंड चैनल जो है वो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।